अस्सलाम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ आपकी मेज़बान साइमा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज प्रोग्राम में बात करते हैं, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में अपने ख़िताब में बहुत सारी बातें की। इस ख़िताब को किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देख सकते। इस ख़िताब में उन्होंने पाकिस्तान की कोरोना के हवाले से जो पॉलिसी है उसके ऊपर बात की। इस ख़िताब में उन्होंने पाकिस्तान के अपने नेबर्स के साथ और इवन अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बात की। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतसाब के हवाले से भी बात की। बड़ी अच्छी एक बात उनकी लगी कि जब मुल्क में डिस्पैरिटी बढ़ जाती है तो इसका खात्मा सिर्फ एक ही बात पे मुमकिन है कि जब लीडरशिप का एहतसाब होगा तो तब मुल्क आगे तरक्की करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि टिड्डी दिल के हवाले से भी जो हुकूमत है वो अपनी जो एक पॉलिसी है वो सामने लेके आ रही है और हुकूमत काम भी कर रही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ईद उल अज़हा जो है उसकी आमद है। कल वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने भी इसके हवाले से अपनी एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि हमें SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि कोरोना का जो हमला है, जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स में जो इजाफा है वो ज़्यादा देखने में आएगा। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हनीफ साबिर साहब, उनको फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साबिर साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने टाइम निकाला। सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ही अगर इसको डिस्कस करें तो मेरे कुछ 10-12 पॉइंट्स हैं जिनको ऊपर मैंने सोचा कि हम अपने व्यूअर्स के इस हवाले से डिस्कशन करते हैं। सर, कल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का स्टेटमेंट आई, जो उन्होंने ख़िताब किया कौमी असम्बली में, उसके ऊपर कल रात से ही आप देख रहे हैं कि काफ़ी तनकीद भी हो रही है और बात भी हो रही है। हमने सोचा कि चलें तनकीद तो जो है उसके ऊपर भी देखते हैं, लेकिन साथ साथ इस बयान को मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, क्योंकि इसमें शुगर स्कैंडल के हवाले से भी इमरान खान साहब ने बात की थी, एहतसाब के हवाले से भी बात की। सर, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान जो है वो जो मसाइल का हल है वो पुरअमन हो के हल करने की पॉलिसी पे है, किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। हमारे नेबर्स के साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे हो चुके हैं। अमेरिका आज हमें इज़्ज़त की निगाह से देखता है और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी हम मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं। आप इस पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साइमा। जो आलमी ताल्लुकात हैं, मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, उसके हवाले से मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस हद तक क्लियर हैं और माजी में जिस हद तक क्लियर रहे हैं, वो किसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई बताने की बात नहीं है। उन्होंने हमेशा ये बात की कि पाकिस्तान जो है उसको अपने हमसाया ममालिक के साथ, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान वाले मामले में, जी। कि पाकिस्तान को इस जंग से निकलना चाहिए और इसका मुज़ाकरात के ज़रिए कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। ये मामला जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से चलता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और PMLN के दौर से होता हुआ हमें यहाँ नज़र आता है। ये आलमोस्ट 20 साल पुराना मामला है। जी। अमेरिका ने यहाँ जंग लड़के देख ली, रिज़ल्ट क्या हुआ? कतई तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ने वो जंग जीत ली। जी। तालिबान के साथ, जो अफ़गान तालिबान के साथ उनका लड़ाई झगड़ा था, जो जंग उनकी चल रही थी, उसमें कभी पिछले सालों में अमेरिका इस पोजीशन पे नहीं आया कि जिसे जंग जीतना कहा जाता है या मैदान जंग में कामयाबी कहा जाता है। मुज़ाकरात के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें होती रहीं। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की गवर्नमेंट बनी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत खुल के इस पे बात की। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी उन्होंने इस मामले पे बात की। जो बाकी इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इस इशू में, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इसके, उनके साथ भी मुशावरत जारी रही और अल्टीमेटली हमने ये देखा कि कतर में इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। सही। और पिछले साल वो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते हुए पहुँचते पहुँचते, बल्कि वो तो बिल्कुल शायद ऐलान होना बाकी था। 1-2 वाक़यात अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसे हुए कि वो सारा कुछ रोल बैक हो गया। जी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और दोबारा वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सही। लेकिन चंद माह के दौरान उनको एहसास हुआ कि नहीं, दोबारा टेबल पे आना पड़ेगा। मुज़ाकराती वाहिद हल है। जी, दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए और वो एक मुआहदा करने में कामयाब हो गए।
उसमें बहरहाल पाकिस्तान ने जो फैसिलिटेशन की, जिस सहूलतकारी का काम बल्कि मार का सर अंजाम दिया जी, वो बेमिसाल है। ट्रू। पाकिस्तान तमाम स्टेक होल्डर्स को, अफ़गान जंग के तमाम फ्रीकैन को और तमाम मुतासरीन को साथ लेके आया, और एक मेज़ वो पे बिठाया। एक मेज़ पे बिठाया और उनके दरमियान मुआहदा हुआ। और ये इस बात का सबूत है कि मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं उनको आप पुरअमन अंदाज में हल कर सकते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हल कर सकते हैं। हत्ता कि देखिए, दुनिया की तारीख हमें ये बताती है कि जब जंग चल रही होती है जी, तो उसके पसे मंज़र में भी कहीं ना कहीं सफारती मुज़ाकरात चल रहे कार्रवाई और होते हैं। मुज़ाकरात कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं, उन ममालिक को एक जगह पे लाने, बिठाने और तस्फिया कराने के लिए। जी, सही कह रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 3 जंगें हुई, उन 3 जंगों का जो एंड है वो भी यही साबित करता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। दोनों ममालिक ने 65 की जंग में, 71 की जंग में जो एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा किया, जी, अल्टीमेटली दोनों ममालिक को वो इलाके वापस खाली करने करने पड़े। पड़े, वापस करने पड़े और जो असल इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पे आना पड़ा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आना पड़ा। जी, ये अब एक कल्चर डेवलप हुआ है कि आप ताकत के ज़ोर पे दुनिया के दीगर ममालिक पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। ये कुवैत वाले मामले में भी साबित हुआ, ये अफगानिस्तान अफ़गानिस्तान वाले मामले में भी सब। साबित हुआ, ये वियतनाम वाले मामले में भी साबित हुआ, ये इराक़ के मामले में भी साबित हुआ, ये शाम के मामले में भी साबित हुआ कि अब दुनिया फ़ौजों के ज़रिए दूसरे ममालिक को फ़तह करने वाली दुनिया और ज़माना नहीं रहा। सही। अच्छा, इसी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल भारत के हवाले से एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जब मैं अक़वाम मुत्तहिदा भी गया था तो मैंने कहा कि ये मोदी जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही एक कोई ख़तरनाक शख्सियत नहीं है, ये ओवरऑल पूरे ख़ित्ते के लिए है। फिर आपने देखा कि कैसे लद्दाख का वाक़या हो गया, चाइना के साथ किस तरीके से अभी फेस ऑफ जो क्लैश हुआ है जिसमें भारत के 20 फ़ौजी और एक सीनियर उनका एहलकार भी मारा गया। और यानी कि अभी आप जो बात कर रहे हैं उसी तनाजुर में अगर आप बात करें कि भारत अभी भी इस पॉलिसी से नहीं हट रहा और पाकिस्तान में भी कोई ना कोई एडवेंचर करने की उसमें है। भारत जो है ये 1947 के बाद जब तक इसको कांग्रेस लीड करती रही जी, उस वक्त तक किसी न किसी सतह पे ये कहा जा सकता था, जो ये कांग्रेस के दौर में वो क्लेम करते थे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और एक ये सेकुलर इंडिया है। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे कांग्रेस पीछे जा रही है, उसका ग्राफ नीचे गया और 84 के इलेक्शन के बाद वहाँ पे बीजेपी की एंट्री हुई और बीजेपी 1984 में शायद 2 सीटें या मैक्सिमम भी इस वक्त ऑफ द कफ मुझे याद नहीं आ रहा, 2 थीं या 4 थीं, सही इतनी ही सीटें थीं बीजेपी की जब इनकी पहली एंट्री हुई उसमें लोकसभा में। लेकिन उसके बाद से आप देखें ये मुसलसल अपनी पोजीशन गेन करते रहे और इन्होंने बारो कर लिया आरएसएस का नज़रिया, हिंदू इंतहा पसंदी का नज़रिया इन्होंने आरएसएस से बारो किया और उस पॉलिसी को ये लेके चले। वो पॉलिसी इंडियन गुजरात स्टेट से शुरू हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी की, क्योंकि वो एल्योर करती थी और मुतासर करती थी हिंदू अक्सरियती वोट को जी, और उस हिंदू माइंडसेट वोट को भी को, उस पूरे माइंडसेट को। और ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया इंतहा पसंदी के खिलाफ जा रही है
माशरे को ओपन करने की, डायलॉग को ओपन करने की, दूसरे की बात को सुनने की और दूसरे के नजरियात अमेरिका सर निकल रहा है दूसरे के नजरियात को आप इतनी जगह दें कि वो अपने नजरिए के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक, अपने ख्यालात के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। सही, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है और इंडिया में इंतहा पसंदाना ज़हनियत जो है वो ऊपर आ रही है। ये पिछले इलेक्शन और ये जो हालिया इंडियन इलेक्शन हुए, इसमें तो आके ये जो वो मेंटालिटी थी हिंदुत्वता की मेंटालिटी और हिंदू डोमिनेशन की जो मेंटालिटी थी, जिसको प्रमोट किया इन्होंने। लेकिन सर रिसेंट ये जो चाइना का क्लैश हुआ, इसमें उनके अपने अंदर से भी बड़ी आवाज़ें उठने लग गई हैं। बहुत क्रिटिसिज्म इस हिंदुत्वता माइंडसेट को अब देखने को और सुनने को मिल रहा है। इवन जो उनके इतने फौजी मारे गए और उसके ऊपर घुस के मारने वाले जो बिल्कुल अब खामोश होकर बैठे रहे, और बैकडोर डिप्लोमेसी की जो आपने बात की कि जंगें भले चल भी रही हों, ऑन दी अदर हैंड उनकी चाइना के साथ डिप्लोमेसी चल रही थी कि जी अब इसको सीज फायर करते हैं, ये इसको वो करते हैं। आई थिंक सो बहुत उनके अपने ऊपर प्रेशर आ रहा है। आप क्या देख रही हैं? नहीं, आप एक्सपेंशनिज्म पे तो जा ही नहीं सकते। सारे मुल्कों के दरमियान देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो बड़े डेलिकेट से ताल्लुकात हैं। यहाँ पे दोनों तरफ की अवाम का जो जज्बा है, और इस हवाले से ख़ास तौर पे पाकिस्तान में लोग जिस तरह कश्मीर के हवाले से जज्बाती हैं और उसको इनके, आप ये समझे ना, ईमान का हिस्सा समझते हैं। पाकिस्तान नामुकम्मल है उसके बगैर। ये मैं भी, आप भी, सारे लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो सारे इस बात को समझते हैं। कश्मीरी इस बात को मानते समझते हैं कि पाकिस्तान उसके बगैर नामुकम्मल है, और कश्मीर भी उनके पाकिस्तान के बगैर नहीं है। तो यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है, और यहाँ पे वक्त के साथ साथ पेशेंस भी डेवलप हुआ। LOC पे अगर वो गोलाबारी करते हैं या फायरिंग करते हैं तो पाकिस्तान उसको और तरीके से डील करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम अपना ये स्टैंड और पोस्चर बरकरार रखेंगे कि हम जंग की सूरत हाल को हवा नहीं दे रहे। जंग की सूरत हाल को हवा देना, जंग की सूरत हाल पैदा करना, ये इंडिया का वतीरा है, हमारा नहीं है। हम पुरअमन तरीके से हल चाहते हैं, और क्योंकि हमारा थ्रू आउट यही स्टैंड रहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक इस मसले को हल किया जाए। हमने कभी ये नहीं कहा, पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि जंग के जोर पे कश्मीर का मसला हल किया जाए। कल के खिताब में ही प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र भी कर दिया। उसके ऊपर भी जरा आप आज, उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुका है, इसको हम अब किसी न किसी हद तक जा चुके हैं कि ये अब सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। ये तो अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है, इसमें तो कोई शक व शुबा बाकी नहीं है। अगर पाकिस्तान इसके साथ खड़ा नहीं होता और किसी जगह पे आके इसको पॉइंट ऑफ रिटर्न बनाता है तो कश्मीरी इसको नहीं मानेंगे, पाकिस्तानी अवाम इसको नहीं मानेंगे। ये अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ही है, और इस पर इस पूरी दुनिया को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो पिछले 1 साल के दौरान हुई है कि तवील अरसे के बाद, कई दहाइयों के बाद 2 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ इस मसले पर गौर के लिए। कश्मीर के मसले पर गौर के लिए 2 मरतबा इजलास हो चुका है। सर अभी OIC का भी तो इजलास 22 जून को हुआ है कश्मीर के हवाले से, कि जिस तरीके से वहाँ की लिंक्स फिर की जा रही हैं और रियासती दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तवील अरसा तक इंडियन पॉलिसी के रिएक्शन में थी कि ये काम इंडिया करेगा तो उसके जवाब में हमने ये करना है। सही। पहली दफ़ा ये हुआ है कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव हुई है। हमने बहुत एक्टिवली पूरी दुनिया में इस सारे मामले को उजागर किया। उसमें जहाँ तक मुमकिन हो सका वो प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, और
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तो बहुत ज़्यादा किया, इतनी एक्टिविटी बार बार ख़ास तौर पे पिछले 5 महीने के दौरान तो पेंडेमिक की वजह से क्योंकि इंटरनेशनली आना जाना और वो सारा मुमकिन नहीं था, इसके बावजूद सफारती सतह पे जो सफ़ीरों के साथ मुलाकातें हैं वो, और जो पाकिस्तानी मिशंस बैरून मुल्क हैं वो भी, और वज़ीर ख़ारजा का अपना भी मुसलसल इंटरेक्शन वज़राए ख़ारजा के साथ और गैर मुल्की शख्सियात के साथ, वो इसमें उसने बड़ा रोल प्ले किया है। आहिस्ता 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 हम बहुत दुनिया के बहुत से मुल्कों को ये बावर कराने में कामयाब हुए हैं कि ये एक संजीदा मसला है, ये एक पूरा बमशेल है जी, और इसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे और इस मसले के हल की तरफ नहीं जाएंगे तो अभी तक तो ये काबू में है। यकीनी तौर पे वो वक्त आ सकता है कि जब ये तमाम लोगों के हाथ से निकल जाएगा जी। यानी कि आप भी इस बात को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिसी, और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी हमारी खारजा पॉलिसी है। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है कौमी असम्बली में जो अपनी स्टेटमेंट दी, जो अपना खिताब किया, उसमें बहुत सारी बातें की। उसके ऊपर हनीफ साबिर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उसी के हवाले से हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के अपनी जितने भी नेबर्स के साथ ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे। चलते हैं कोरोना पॉलिसी के हवाले से कि कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि किसको कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। मेरे किसी बयान में, मेरी किसी स्टेटमेंट में कोई तजाद नहीं है। कन्फ्यूजन सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, देखें जब ये पेंडेमिक आई तो पूरी दुनिया एक दफ़ा कन्फ्यूज ज़रूर हुई, लिहाजा ऑल द टाइम इसके ऊपर सियासत करना, ये हनीफ साबिर साहब से पूछते हैं कि किस हद तक दुरुस्त रहेगा कि कोई भी मसला आ जाए, जो कि इतनी बड़ी पेंडेमिक आ गई, तो इसके ऊपर क्या सियासत करना ही इस मसले का हल है, या फिर इसको देखना पड़ेगा कि हमें किस हिसाब से जाके जो है पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हनीफ साबिर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोरोना पर हमारी कोई पॉलिसी जो है उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन का कोई शिकार नहीं है, हम बहुत सही सिमत में जा रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और साथ साथ ईद उल अज़हा आ रही है, आप उस हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किन SOPs को लेके हम ईद उल अज़हा को भी मना सकते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ क्लियर करें, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा और प्राइम मिनिस्टर जो पिछले 4 महीने से कहते रहे हैं उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लोगों के जहन में कन्फ्यूजन रही, पॉलिटिकल लीडरशिप के जहन में ये कन्फ्यूजन मौजूद रही है। सिंध डिफरेंट पॉलिसी पे अमल पैरा था, पंजाब मुख्तलिफ पे अमल पैरा था, KP अलग पे था, आज़ाद कश्मीर अलग पे था, बलूचिस्तान अलग गवर्नमेंट वो अलग कर के GB की अपनी पॉलिसी थी। यहाँ पे आपने ये भी देखा कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने कोहाला पुल से एंट्री बंद कर दी और वहाँ पे हज़ारों के तादाद में लोग और गाड़ियाँ और वो जनाब पुल के इस तरफ पूरे कोहाला से लेके मरी तक जमा हो गए, सड़कें चौक हो गई और फेडरल कैपिटल में हमने कुछ और देखा। अच्छा, लेकिन उस दौरान भी वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो जो बात उस वक़्त कहते थे वो आप भी कह रहे हैं। सही 2-3 चीज़ें हैं जो उन्होंने 3-4 मरतबा 5 मरतबा TV पे आके भी बात की। उन्होंने मुख्तलिफ इजलास जो हैं उनके दौरान भी कहा, जो भी उनकी स्टेटमेंट्स इस हवाले से आती रहीं, जो डिसीजन आते रहे, वो एक बात ज़रूर करते रहे कि ये जो कंप्लीट लॉकडाउन है जी, इसके हम मुतहम्मल नहीं हो सकते, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो दिहाड़ीदार हैं, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग, जो छोटे दुकानदार, छोटे ताजर, छोटे बिजनेसमैन, जो छोटे दफातर बना के अपना रोज़गार चला रहे हैं, वो बहुत बुरी तरह मुतासिर। ये तो आपने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि साइमा बात की है कि बहुत सारे छोटे दिहाड़ीदारों को या छोटे ताजरों को भी देखें तो उनके पास इतना कैश फ्लो नहीं उनके होता। पास कहाँ होता है? यहाँ पे तो अच्छे भले लोगों के पास इतना कैश नहीं था कि वो 4-5 महीने घर में बैठ के गुजार चले, एक आधा महीना तो शायद हम कोई ये देखिए, जब वो लोग जिनको सैलरीज मिल रही हैं वो सरकारी सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनकी पोजीशन मुख्तलिफ है। जिनको हर महीने की एक लगी बंदी तारीख को लगी बंदी आमदनी आ रही है और वो अपना खर्चा चला रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को रवां रखे हुए हैं, उनकी बात और है। जिसकी दुकान बंद है, जिसका दफ्तर बंद है, जिसका कारोबार बंद है, जिसका ठेला बंद था, हाँ, हर चीज उसमें तो देखिए ना, वो सड़क पर चलने वाला वो जो छोटा बच्चा बैठ के बूट शू पॉलिश कर रहा है, वो जो बेच रहा है, छलियां बेच रहा है, हर चीज बंद हो गई ना, वो भी मुतासर हुआ ना, हर बंदा मुतासर है। जो
जब गाड़ियां नहीं चल रही तो पेट्रोल पंपों के साथ जो लोग वो पंचर लगाने वाले और हवा भरने वाले बैठे हुए थे वो भी तो मुतासर हुए ना, वर्कशॉपें भी तो मुतासर हुई। मैं ये कह रहा हूँ ना, जब जिंदगी की रवानी रुकती है तो उसके साथ सैकड़ों नहीं हजारों कारोबार रुक जाते हैं। अच्छा हनीफ साहब, कंफ्यूजन कुछ क्रिएट की पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, क्या कहेंगे आप? क्या उन्हें मौकफ अपना क्लियर नहीं रखना चाहिए था? पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत होता ज्यादा नहीं है ना, पाकिस्तान जैसे ममालिक में डिवीजन बहुत रखी सोसाइटी में। उस पाकिस्तान जैसे ममालिक में इस तरह नहीं होता, जहां बहुत सी सियासी पार्टियां जो हैं उनकी लाइफ लाइन है ये तजाद, सही, कंफ्यूजन। लोग इस माइंडसेट के साथ पार्लियामेंट में आते हैं, इस माइंडसेट के साथ पार्लियामेंट से बाहर गुफ्तगू करते हैं कि आपने गवर्नमेंट के हर कदम की मुखालफत करनी है। अपोजिशन ये उसका ये मतलब नहीं कि आपने पॉलिसी को उसके मेरिट्स पे देखना है। अब पाकिस्तान में अपोजिशन का मतलब ये है कि आपने हर मामले में जो भी फैसला गवर्नमेंट करने जा रही है आपने उसकी मुखालफत करनी है। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये आप पिछले 30-40 साल की जो हमारी जमहूरी तारीख है, आप 1985 से शुरू कर लें ऑनवर्ड, तो इस सारे में ये हमें नज़र आता है कि एक पॉलिसी एक गवर्नमेंट लेके चल रही थी, वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई और वो जो पॉलिसी बनाने जा रहे थे वो अपोजिशन में जाके बैठ गए, तो उन्होंने अपने ही नुक्ता नज़र वाली जो पॉलिसी अगली गवर्नमेंट ने फॉलो की उसकी मुखालफत शुरू कर दी। सही, ये एक हमारा माइंडसेट है। हमारे यहाँ पे लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये नहीं सोचा कि इस मामले में जहाँ पे रोज़गार लोगों का मुतासर हो गया, हमारी मईशत बिल्कुल बैठ गई, नहीं लेट गई मईशत जी। और फिर कहा भी कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है, सपोर्ट कहीं से नहीं मिली। देखिए सोसाइटी में इंतशार भी तो हमने ही फैलाया ना। कोई एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हों कि ये एक ऐसा संजीदा मसला है जिसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, वो उस पे कोई संजीदा पॉलिसी बनाएं जिसमें ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस शामिल ना हों, वो प्योरली मेरिट पे और प्योरली टेक्निकल ग्राउंड्स पे पॉलिसी तैयार करके नाफिज की जाए। हमें जमहूरियत का जिसको कहते हैं ना हुसन, असल जमहूरियत का हुसन वही होगा जब आप इख्तलाफात को भी लेके चलेंगे और जहाँ पे एक्चुअली इख्तलाफ नहीं होना चाहिए और आपको एक पॉलिसी पे आना चाहिए वहाँ पे आप एक पॉलिसी पे आएंगे, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी में डिवीजन या कन्फ्यूजन क्रिएट की गई उसमें बहुत सारा हाथ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का था? देखें, जो डिवीजन क्रिएट की जाती है वो क्रिएट ही इसलिए होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये इस तरह दबा के ना रखा तो हमारा वोटर हमारे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, कल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि जब मैं पहले दिन यहाँ तकरीर करने आया तो मुझे तकरीर नहीं करने दी गई थी। कल आपने देखा सोशल मीडिया पर ये बहस भी चली कि अपोजिशन ने कल प्राइम मिनिस्टर साहब को अलाउ किया और प्राइम मिनिस्टर साहब अपना मौक़िफ़ सही तरीके से पेश कर सके, यानी कि अपोजिशन खुद भी मैनी टाइम नहीं चाह रही होती मामलात को सुलझा के चलना। ये एक रवायत रही पिछली बहुत सी असम्बलीज़ में। आपने क्योंकि पार्लियामेंट एज रिपोर्टर कवर की है तो आप इस बात की गवाह हैं कि कुछ सीटें, कुछ ओहदे, कुछ मकामात ऐसे होते हैं जिनका अपना एक एहतराम होता है, डेफिनेटली वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। यहाँ पे हमने नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म भी देखा, हमने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी बतौर वज़ीर आज़म देखा, हमने ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब और शौकत अज़ीज़ साहब को भी देखा, हमने यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब को भी देखा, हमने यहाँ शाहिदा खान अब्बासी साहब को भी देखा। वज़ीर आज़म के लिए एक एहतराम ईवान के अंदर ये पाया जाता था कि वज़ीर आज़म जब तकरीर करने के लिए या बात करने के लिए आते थे
तो कोई अपोजिशन में से एक ज़रूर अपना मौक़िफ़ देता था, एहतजाज करता था 2-4 मिनट के लिए अपने पॉइंट को रजिस्टर कराने के लिए। लेकिन जब स्पीकर की कुर्सी से ये आवाज़ आती थी कि वज़ीर आज़म जी, तो फिर सारे खामोश होकर उसको सुनते थे। और अगर वज़ीर आज़म को नहीं सुनना चाहते थे तो वो वॉकआउट कर जाते थे। यानी कि हम अब बहुत सारी उन पार्लिमानी रवायात से भी हट गए। ये एक रवायत थी अच्छी जी, कि आप एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो आपने अपना एहतजाज कर लिया और फिर उन्होंने तकरीर शुरू की है, आप बाहर चले जाएं, आप गैलरीज में और अपने चैम्बर्स में बैठ के जाके वो तकरीर सुन लें, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो वो बात कर रहे हैं आपने उसी ईवान में बाद में आके उसका जवाब देना है। इसलिए आपको सुननी भी पड़ेगी जी। तो आप वहां से निकलते हैं अपने चैम्बर्स में जाके उसको सुन लें। एक एहतजाज का बहुत महज़ब तरीका था, आपको ये तरीका अडॉप्ट करना चाहिए अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे है कि आप नहीं सुनना चाहते। लेकिन मुसलसल शोर, मुसलसल हंगामा, वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान फ़िक्रेबाज़ी, जुगतबाज़ी, ये नामुनासिब है। ये हमें तक़द्दुस जो है चीज़ों का और एहतराम उसको बरकरार रखना चाहिए। बहरहाल कल ये अच्छा हुआ जी कि अपोजिशन अपने उस पे वापस आई कि उन्होंने अलाउ किया कि जी आप अपनी बात करें और देखें कि फिर कितनी अच्छी और मुनासिब बातें सामने हैं। लेकिन यहाँ से एक बात और भी हनीफ साबिर साहब वाज़िया होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर अपने अंदर टॉलरेंस लाएंगी तो अपने वोटर्स के अंदर भी ला सकेंगी। ये जो इनटॉलरेंस हम सोसाइटी में बढ़ा रहे हैं अपने ही रवैयों से, जो कि जमहूरी रवैया बहरहाल नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस टॉलरेंस के लिए ट्रेंड है जी, ये करते रहे हैं। यही पार्लियामेंटेरियन हैं जो 85 से ऑनवर्ड हर वज़ीर आज़म के लिए तो ये वो आते जाते पार्टियां बदलते अपनी पोजीशनें बदलते चले आ रहे हैं, चेहरे वही हैं। वो इस तहजीब का मुजाहरा करते रहे हैं, इस बर्दाश्त का मुजाहरा करते रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत दफ़ा ये करती है कि आपने अपने वोटर को, ये जो सनसनी का और तहलके का वो एक स्टाइल है ना कि जी हमने वो मैसेज कन्वे करना है कि हमने बड़ा उसको दबा के रखा है और हमने बड़ा जो है वो मुश्किल सूरत हाल पैदा की है और हमारा वोटर जो है और हमारा कारकुन हमारे लिए वाह वाह करे। नहीं, हर मामले पे ये नहीं करना चाहिए। ये इनके अंदर बर्दाश्त मौजूद है। अगर ये चाहें तो इस रेस्ट्रेंट का, इस बर्दाश्त का, इस तहम्मुल का मुजाहरा कर सकते हैं और ये हमेशा करते रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इसको करना चाहिए जी। बहुत आखिर में हनीफ साबिर साहब, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एहतसाब के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि एहतसाब जब तक लीडरशिप का नहीं होगा उस टाइम तक कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। साथ साथ उन्होंने शुगर जो माफिया है उसके हवाले से भी, जो कि आप और मैं पहले भी प्रोग्राम में बात कर सकें कि कीमतों का तयन भी वही कर रहे हैं। 29 अरब रुपए की सब्सिडी ले ली लेकिन मुल्क को उस तरीके से या ख़जाने में उस तरीके से टैक्स नहीं रिटर्न किए। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने FBR को और SECP को और मुसाबकती कमीशन को भी आड़े हाथों लिया है। किस तरीके से देखते हैं? एहतसाब बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये पिछले कोई 30 साल से हमारी सियासत के ऊपर गालिब है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो पहली गवर्नमेंट ख़त्म की गई, जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट ख़त्म की गई, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दूसरी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, फिर नवाज शरीफ की दूसरी गवर्नमेंट ख़त्म हुई। ये 90 की पूरी दहाई इसी तरीके से हमने देखी। दहाई इसके पीछे जब भी ये हुकूमतें टूटती रहीं या तोड़ी जाती रहीं असम्बलियाँ, तो जो तमाम सदारती खिताब हैं इसके पीछे वो इसी चीज़ पे कि जी करप्शन बहुत बढ़ गई थी, करप्शन बहुत बढ़ गई थी। फिर 96 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और उसके बाद नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो इन्होंने आके एक नए इदारे की बुनियाद रखी। उसी बुनियाद पे, जिस बुनियाद पे बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ख़त्म की गई थी कि जी यहाँ पे करप्शन बहुत थी और यहाँ पे ये कमीशंस थे और ये इशू था और ये इशू था और जितने इशूज़ को प्रेस में उछाला जाता रहा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, जितने इशूज़ पे पार्लियामेंट के अंदर बात होती रही, उन तमाम इशूज़ पर रेफरेंस बना के 1997 में फ़ाइल किए गए, जो अभी तक मुख्तलिफ शक्लों में किसी न किसी जगह
मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की ये जो 2008 से 13 तक की गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट के दौरान भी वो ही रेफरेंसेस जो हैं वो उनके घूम घूम के चलते रहे हैं। और उनकी PMLN का दौर आया तो अब 2 इश्यूज हैं। दुनिया भर में इस बात पे बड़ा कंसर्न है और इस पर इदारों ने बड़ी जो है ना वो डिटेल बहस भी की, कवानीन भी बनाए हैं कि ये जो वाइट कॉलर क्राइम है ना, ये एक बहुत बड़ी बारीक वारदात है। जो लोग इस तरह के जुराइम के पीछे हैं वो बहुत पढ़े लिखे, तमाम डिटेल्स को जानने वाले, बहुत ज़्यादा बासर बावसीला लोग जी। और वो अपने साथ तमाम जगहों से, ब्यूरोक्रेसी के अंदर से भी लोगों को मिलाते हैं। वो ये हमारी लॉ कम्युनिटी जो है इसके अंदर से भी लोगों को मिलाते रहे हैं और ये बड़ा इशू चलता रहा है। अभी जैसे अगर हम शुगर स्कैंडल को भी देख लें तो उसमें भी तो माफिया कहीं ना कहीं मिला हुआ है। एक बात करके उस तरफ आता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो इदारे इसके रिस्पॉन्सिबल हैं ये चीज़ें तैयार करने के, रेफरेंसेस करप्शन के, और इसकी तहकीकात को आगे बढ़ाने और इसके केसेस डेवलप करने के, उनकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। ग्रेट। उनको जी इस तरह के सोफिस्टिकेटेड क्राइम जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने की बाकायदा तरबियत दिलवाने की ज़रूरत है कि दुनिया में इन सारी चीज़ों को किस तरह डील किया जाता है और किस तरह ये केसेस बनाए जाते हैं और डिग आउट किए जाते हैं और लोगों को पकड़ा जाता है। जाहिर है कि जो मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिनको हम कहते हैं कि इंतहाई शफाफ ममालिक हैं, उन्होंने वो मैकेनिज्म डेवलप किया ना कि लोगों को और इदारों को और अपनी ब्यूरोक्रेसी को और पॉलिटिशियंस को, अपने बिजनेसमैनों को उन्होंने डिग आउट किया कि ये किस किस तरह क्राइम कर रहे हैं और उस क्राइम को उन्होंने रोकने के लिए कानून साजी भी की और लोगों की तरबियत भी की और अपने मुआशरों को इनसे पाक भी किया है। सही। तो और हमें भी उन्हीं लाइंस पे आना पड़ेगा। बहुत जल्दी से आप बता दें क्या शुगर माफिया जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सकेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब तो बड़े कमिटेड नजर आ रहे हैं। कुछ चंद महीने पहले वाला एक प्रोग्राम आप देखें, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब वक्त बदल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन होगी और ये रिपोर्ट आएगी। वो आई भी, लोग नहीं मानते थे, वो रिपोर्ट आई है और ये मामला आगे चलेगा। ये हो नहीं सकता। देखिए एक अपना निज़ाम, एक निज़ाम कुदरत है ना कि ये लूट मार का निज़ाम कितनी देर चल सकता है। सही कह रहे हैं आप। और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके पीछे शुगर माफिया है जी। हर पार्टी बनाने में, तोड़ने में, जोड़ने में इनके हाथ है जी। कि आप अंदाजा करें कि ये लूट मार का कोई लेवल, कोई हद हो सकती है कि आप 29 अरब की सब्सिडी ले रहे हैं और 10 अरब या 11 अरब रुपए का टैक्स दे रहे हैं, बाकी 18 अरब तो आप सब्सिडी, यानी कि यही प्रॉफिट खा गए चंद लोग। और इसके साथ साथ जो कीमतों का तायुन है, वो एक कीमतों का तायुन आप खुद कर रहे हैं। जो बेचारे किसानों के साथ आपने लूटमार की है पिछली 2-3 दहाइयों के दौरान, और आप उनके खरबों रुपए दबा के खा गए और वो उनको, उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आया, और आपको पूछने वाला कोई, और उनको कोई बंदा पूछने वाला ना हो। ये निज़ाम कुदरत में ये चीज़ ज़्यादा नहीं चल सकती। ये जुल्म जो है इसको ख़त्म होना है जी। ये अब ख़त्म होता है, मजीद कई साल लेता है या कितना साल लेता है, लेकिन ये ख़त्म होगा। लेकिन इसने अब अपना रास्ता बना लिया। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हनीफ साबिर साहब, बहुत अच्छा लगा। हनीफ साबिर साहब का तज़किया हमेशा मुझे तो बहुत पसंद आता है क्योंकि बहुत रियलिस्टिक बातें करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का जो प्रोग्राम है, जो कि हमने बहुत हद तक कोशिश की कि हर एंगल को कवर करें, आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।